हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वायरमेंट पार्ट 13 करेंगे। आपको पता होगा घटना चक्र कितना इम्पोर्टेंट है। तो घटना चक्र यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, आरओ एग्जाम्स और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं सबके लिए, पीसीएस में मतलब सारे स्टेट के एग्जाम के हैं। और आप इसमें देखेंगे कि सारे स्टेट के एग्जाम कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर से। तो ये चैप्टर वाइज है और इसमें सारे चैप्टर वाइज थियोरेटिकल सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। पहले थियरी करवाई जा रही है, उसके बाद क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी करवाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पढ़ करके आप दिमाग में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे फैक्चुअल डाटा भी याद हो जाएंगे। बस क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है और क्वेश्चन को समझ के अपना आंसर खुद भी देना है। ठीक है। तो ठीक है, हम करवाएंगे ही आपको। तो अगर आपको थोड़ा भी इससे बेनिफिट मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप करेंगे आज क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियां। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न केवल ग्रीन हाउस गैस से। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए एन यूएनएफसीसीसी के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता के तहत लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में वर्ष 2012 से 8 से 12 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया है। और सीडीएम मतलब क्लीन डेवलपमेंट एंड मैकेनिज्म यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 6 में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन क्रेडिट का प्रयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। स्पष्ट है कि परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। यूएनएफसीसी क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल धारा 2 और सीडीएम और सीईआर। फिर इसके बाद सीडीएम को एनेक्स 1 और एनेक्स 1 देश गैर एनेक्स 1 देश में बांटा गया। कार्बन क्रेडिट डिपेंडेंट और सीडीएम परियोजना में पूंजी विकास। क्योटो प्रोटोकॉल व स्वच्छ विकास युक्त थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक व अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्त मतलब सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों में निधियों प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शन मतलब CERS CDM के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाई मतलब ट्रेडिएबल यूनिट है। एक CER यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है। यह वनीकरण मतलब एफॉरेस्टेशन इत्यादि द्वारा प्राप्त किया जाता है।
कार्बन टैक्स क्या होता है? उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ये प्रदूषण कर मतलब पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एवं नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रतिवर्ष 2500 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होती हैं। ध्यातव्य कि किसी गैस का वैश्विक तापन GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उस देश गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव 1 पाया जाता है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ध्यातव्य है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय का नेतृत्व प्रदान करने वाली व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार साधन है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मापन, प्रबंधन, प्रतिवेदनों हेतु मानकों को निर्धारित करता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा बैंक विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी, इसका सृजन, वनोन्मूलन एवं निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जन को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है। यह सुविधा विकासशील देश को इनके प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराने हेतु परंतु यह सुविधा विश्वविद्यालय, व्यक्ति एवं संसाधनों को वित्तीय मदद नहीं देती है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे में अधिकतम $135 मिलियन, यूके के लगभग $120 मिलियन तथा अमेरिका में $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता समय मतलब कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीव लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसे 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया था। यह 11 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया। नगोया प्रोटोकॉल में 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया। यह भी सीबीडी का पूरक समझौता है। यह अनुवांशिक संसाधन मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित एवं निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। ध्यातव्य कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन मतलब जीसीसीए यूरोपीय संघ ईयू का विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों में प्रारंभ यह संधि 38 देश और 8 क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में क्रियाशील। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। लक्ष्याधीन विकासशील देशों की उनकी विकास नीति और बजटों में जलवायु परिवर्तन एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, और क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन। सेम क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से क्वेश्चन पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की स्थिरता से संबंधित तो ये नहीं है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। सही है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण सही है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से है, गलत है क्योंकि यह समझौता जलवायु परिवर्तन से है। वर्ष 1997 विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया जाता था गया था कहाँ पर? क्योटो में 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया 16 फरवरी 2005 में। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? तो यह हरित एवं गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल में इसके तहत सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, तो ये गलत है। बाकी सब
सही है। तो ये जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरितगृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी, इसके अंतर्गत नवीनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापमान को कम करने में सहायता करती है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजना में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ये जो है ये है यह एक सरकार द्वारा व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार साधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावित हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। ये दोनों साफ सही है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है, तो गलत है। और बाकी दोनों सही है। तो अगला क्वेश्चन है, CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत सूर्य बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है, जो विकासशील देशों को विकसित देशों में निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके? तो वह है स्वच्छ विकास युक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ जमाओं मतलब कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है। तो ये जो है सही है। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजना केवल संलग्न वन से संबंधित है, तो गलत है क्योंकि वन वन से ही नहीं संबंधित है। NX1 विकसित और विकासशील देशों से संबंधित है। और UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया? तो किया गया संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्नों का आकलन करने के लिए। ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखना कौन सा मिलान सही है। तो NX1 में कौन सा कार्टाजोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आया था? उनका मूल स्रोत और प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां जो सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन क्या है? नगोया प्रोटोकॉल। तो ये जो है गलत है। स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल ये सही है। तो यहाँ पर दिया गया है। तो जो कन्वेंशन जैव विविधता विषम है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। स्वच्छ विकास मतलब CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके अंतर्गत NX1 में विकसित देश होते हैं और ये क्या देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मिलान क्यों गलत है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल संबंध है तो यह जैव सुरक्षा समझौते से मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्बन पदचिह्न। तो कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, ये सही है। कार्बन क्रेडिट ये सब गलत है, तो ऑप्शन डी सही है। और कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? तो वह हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये क्या है? ये विश्व किसके द्वारा होता है? का प्रबंधन निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक करता है। वन वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें सही है। तो इन सरकार व्यवसायों नागरिक समाज में देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। झाड़ी वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी और अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय विशेष वैज्ञानिक तथा संस्थाओं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देशों के उनके वनोन्मूलन और वन विनिर्मीकरण उत्सर्जन कम करने एवं फंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो ये जो है ऑप्शन दूसरा गलत है, बाकी ये गलत है, बाकी ये 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिएगा। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में कथन पर कौन सा सही है? तो ये यूरोपीय संघ की पहल है, ये सही है। ये लक्ष्याधीन देशों में को उनकी विकास नीतियों को बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ये भी सही है। इसका समन्वयन विश्व संसाधन संस्थान WRI और धाड़ी विकास हेतु विश्व व्यापार संघ मतलब CSD द्वारा किया जाता है। तो ये जो है गलत है, बाकी एक दो सही है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? तो वह है न्यूजीलैंड। तो निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो की थी सिंगापुर ने। गहरी कार्बन प्रयोगशाला के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है और ये गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। अब अगला क्या है? अगला है जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। तो जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत निम्नलिखित 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है और नेशनल वाटर मिशन है और नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है और नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया है और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है। तो सौर शक्ति वनीकरण तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली पर्यवेक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन में शामिल है, जबकि नाभिकीय शक्ति या आणविक ऊर्जा जो होती है उपरोक्त 8 मिशन में से किसी में भी शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मतलब कार्यालय जो है NAPCC के अंतर्गत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन जो है राष्ट्रीय हरित मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन समग्र वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की तृतीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल, झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गई। 2 अक्टूबर 2015 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जनों की तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33 से 35% तक कम करना और भारत में INDC का काम। तो वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 40% सिंचित विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करना और आर्थिक समृद्धि हेतु जलवायु अनुकूलन व स्वच्छतर मार्ग का अनुसरण करना और अतिरिक्त वन व वृक्षाकार के माध्यम से वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन सिंक का निर्माण। तो भारत के प्रमुख INDC है ये और ध्यातव्य की वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या 32 है। अल्जीरिया, ब्राजील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित है, जबकि भारत में अभी स्थापित नहीं है। उल्लेखनीय कि मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर हिमाचल प्रदेश के सहायक मुख्य सचिव श्री सुदीप्ता राय तथा विश्व बैंक के उप राज्य निदेशक श्री हुबर्ट नोव जोसरैंड ने किए। ध्यातव्य है कि झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। इसके मुख्य कार्य क्या हैं? विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण और जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना और जन जागरूकता बढ़ाने हेतु सरकारी अधिकारियों के क्षमता विकास में सहयोग करना। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना वर्ष 2013-14 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया शुरुआत UNDP की सहायता से 2011 में प्रारंभ की गई थी। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खरसावां जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.78 है जो इसकी सुभेद्यता को दर्शाता है। मापन
-1 से +1 के पैमाने पर किया जाता है, जो क्रमशः कम अधिक सुभेद्यता दर्शाता है। 21 जुलाई 2018 को तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया। सफर का पूर्ण रूप है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित की गई 2008 में। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया? वो किया गया आणविक ऊर्जा। तो जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित हुई? तो वह हुई थी 2008 में। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई? तो शुरू की गई झारखंड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? तो वह नाभ की शक्ति। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? तो कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी के द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो हुआ था 2013-14 में। अगला क्वेश्चन, अब इस राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनलिटी डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो युद्ध प्रभावित मध्य वर्ष पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व देश के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। तो ये दूसरा है, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो वह है सरायकेला खरसावां। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? तो वो किया गया भारत में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? तो समझौते पर हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया। और दूसरा यही है, व्हाट द हेल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार समझौता हस्ताक्षर विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है, निम्नलिखित दशाओं में कौन वैश्विक ताप के अवसर को इंगित करती है? तो कौन करती है? तो हिमानी का पिघलना, सागरी जल में उत्थान और मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबली तापमान में वृद्धि। तो चारों ऑप्शन सही है। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है ये प्रोटोकॉल है कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल संबंधित, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो जुलाई 2018 में निम्न से किसके द्वारा सफर एवं पूर्वानुमानित प्रणाली का उद्घाटन किया गया? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। अगला है ओजोन परीक्षण, इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।